जय हिंद, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 14 तक के संपूर्ण क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। या मैं यूँ कहूँ कि इससे बाहर आपका एक सिंगल ऑब्जेक्टिव फाइनल एग्जाम में नहीं जाएगा, जो कि 13 फरवरी को आपका मैथ्स का पेपर है। इसलिए बिना स्किप के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस बात की गारंटी देता हूं कि इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। बस शर्त इतनी सी है, वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं फटाफट से, है ना। पहला क्वेश्चन है हमारा 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अगला 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, 3। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 32 दिया है, एलसीएम 8 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा, तो 8 चौका 32। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। अगला है 4 और 7 का एचसीएफ क्या होगा, 1। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ जाते हैं फटाफट से। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक का निम्न स्वरूप होगा। तो समपूर्णांक का पूछे तो क्या होगा, 2m। विषम पूर्णांक का पूछता तो क्या हो जाता, 2m + 1। क्लियर है। अगला प्रश्न है हमारा संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका एलसीएम होगा 60 और एचसीएफ कितना होगा, 5। अनुपात पूछा, काट दीजिएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 12:1। अगला है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, क्या जाएगा, शेषफल। अगला 8, 9 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, तो 8, 9 और 25 का एचसीएफ होगा 1 साथियों, कितना होगा, 1 होगा। अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो पूछा है सत्य असत्य, तो ये क्या है, सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से। तो देखिएगा अगला प्रश्न है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए एक अद्वितीय होता है, क्या है, बिल्कुल सत्य है। अगला है 94 और 404 का एचसीएफ क्या है, तो इसका एचसीएफ है 2, कितना है, 2। अगला प्रश्न है किसी पूर्णांक p के लिए 2p + 1 सम होगा या विषम। तो प्लस में 1 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, विषम। अगर अपने को 2p दे रखता तो क्या लिख देते हैं हम, सम। अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट से, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा × बीटा का मान होगा c/a, क्या हो जाएगा, c/a। अगर पूछे कि द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए तो क्या होता है, ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से साथियों, है ना। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यदि एक द्विघात बहुपद ax² + bx के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा + बीटा का मान हो जाएगा -b/a। अगला प्रश्न है हमारा रेखीय बहुपद ax + b के शून्यक होगा। अब इसका शून्यक क्या हो जाएगा, -b/a। अगला पूछा x² - 3 के शून्यक होंगे, क्या होंगे, +-√3, क्या हो जाएगा, +-√3। ये इसका शून्यक हो जाएगा +-√3। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, है ना। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक क्या होंगे। तो आप देख पा रहे हो कि मिडिल टर्म जो है वो प्लस है और ये भी प्लस है, तो मतलब जो भी शून्यक होंगे दोनों माइनस के होंगे। तो ये तो दोनों प्लस है, ये आंसर नहीं होगा, ये 1 + 1 माइनस, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो सवाल का सही आंसर क्या होगा, -2, -5। अगला है बहुपद x + 1 ब्रैकेट x² - x - x⁴ + 1 के लिए घात क्या होगी। तो जब आप x का गुणा x⁴ में करोगे तो x⁴ कितनी मिलेगी, 5, यानी कि पावर घात कितनी हो जाएगी, 5। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से। तो देखिएगा यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा, क्या होगा, x² / 2 - x/2 -6। अगला प्रश्न है हमारा किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित प्रतिच्छेदन बिंदु के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, x अक्ष पर, क्या हो जाएगा, x अक्ष पर।
है ना। अगला प्रश्न पूछा रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी के शून्यक होंगे तो क्या होगा, शून्यक माइनस बी अपान ए, क्या होगा विद्यार्थियों, माइनस बी अपान ए, कितना हो जाएगा, माइनस का बी अपान ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, फटाफट से बढ़ते हैं आगे, है ना। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट ना। क्या दिया है, दो बहुपदों का गुणनफल होता है क्या, एक बहुपद होता है, क्या होता है, एक बहुपद होता है, एक पॉलिनोमियल अपन इसको लिख देते हैं, एक बहुपद होता है। अगला एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यक का योगफल क्या होगा, तो योगफल का सूत्र क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, सूत्र होता है माइनस बी अपान ए। तो यहाँ पे देखो बी का मतलब क्या है, माइनस तो फॉर्मूले का, और बी का मतलब है 4, ए का मतलब 1, तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 4। अगला एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यक का गुणनफल क्या होगा, सी अपान ए यानी कि 8, सी का मान क्या 8/1 मतलब 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया अपने से, ध्यान दीजिएगा, यदि बहुपद के माइनस 1 कोष्टक बंद होल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक माइनस 3, तब के का मान क्या होगा, तो के का मान क्या हो जाएगा, 4/3। अगला प्रश्न देखिएगा, बीजी व्यंजक, सत्यासत्य की बात कर लेते हैं, बीजी व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2√x प्लस 7 बहुपद नहीं है, तो सही बात बोल रहा है भाई साहब, बहुपद नहीं है। बहुपद की कंडीशन क्या होती है कि जो चर राशि होती है उसकी घात पूर्णांक होना चाहिए, यहाँ पे पूर्णांक नहीं है, यहाँ पे रूट लगा हुआ है ना, मतलब पावर 1/2 है, मतलब ये क्या एकदम सही बोल रहा है, तो क्या है, सत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा जी सत्य। अगला शून्य बहुपद की घात शून्य होती है क्या, ये हो जाएगा असत्य, ये हो गया सत्य अपना ना। अगला शून्य बहुपद की घात आप अपरिभाषित है, ये हो गया सत्य। अगला एन घात वाले बहुपद के अधिकतम एन शून्यक होते हैं, ये भी क्या हो गया, सत्य, मतलब जितनी घात होगी ना भाई साहब उतने ही क्या हो जाएंगे, शून्यक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। अगर आप पूरी क्लास देखते हो तो मैं गारंटी देता हूं आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। अगला है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो क्या दिया है अपना, रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है, तो कितनी होती है, 1 होती है ना। अगला प्रश्न है अपना, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो द्विघात बहुपद की घात 2 होती है। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो 3 होती है। अगले में बोला गया है किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, तो पी ऑफ एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो वाला आकृति देख रहे हो आप, है ना, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया हुआ है, 2, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ये आगे जी हम आगे फटाफट से ना देखिएगा क्या बोला है प्रश्न में, निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण लिखिए। तो अब इनमें से दो चरों में रैखिक समीकरण, तो भाई साहब देखो इसकी पावर 2 है, ये रैखिक नहीं होगा, इसकी पावर 2 ये भी नहीं होगा, इसकी पावर 2 ये भी नहीं है, इसकी पावर 1 है, ये सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ ले कि रैखिक समीकरण का, दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखो, तो क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से। पूछा है a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2, काय का सूत्र है, एक आद्वितीय हल का सूत्र है। अगला a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 बराबर नहीं c1 अपान c2, ये काय का सूत्र है, का कोई हल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से, देखिएगा तो आगे क्या बोला गया है कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, काय का सूत्र है, ये अनंतः अनेक हल का। अब मैं आपको बता दूं कि a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2, ये किसका सूत्र है, तो प्यारे विद्यार्थियों एक आद्वितीय हल का सूत्र है। इसमें रेखाएं कैसी होती है, इसमें रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी, रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी, और युग्मों का हल क्या होता है, संगत, क्या होता है, संगत। आगे बात समझ में। अगली बात करते हैं कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं c1 अपान c2, ये किसका सूत्र है, का कोई हल नहीं होगा। इसमें रेखाएं कैसी होती है, इसमें रेखाएं होती है समांतर, और युग्मों का हल क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, युग्मों का हल होता है असंगत। अगला प्रश्न देखते हैं ये वाला, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, इसमें क्या होगा, अनंत अनेक हल होंगे। रेखाएं अगर पूछ ले कि रेखाएं कैसी होगी, तो बेटा रेखाएं संपाती होंगी, और युग्मों का हल अगर पूछ ले तो युग्मों का हल क्या होगा बेटा, संगत होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से।
ये देखिएगा बेटा, है ना। अगले प्रश्न में पूछा है कि बताइए भाई साहब, रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होगी? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। अगला पूछा कोई हल ना होने की शर्त क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। अभी अपन पढ़ के आए हैं ऊपर, है ना। चलिए अगली बात जानते हैं ना। अगले में क्या पूछा, अनंता अनेक हल होने की शर्त बताओ, मतलब तीनों बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगले में पूछा कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 है, x बराबर 1 है, तो बेटा y का मान क्या होगा? तो x का मान रख दो, तो 2 एकम 2, 2 को ले जाओगे उधर, तो मतलब क्या हो जाएगा 3y बराबर 5 माइनस का 2, 5 में से 2 घटाओगे क्या बचेगा 3, यानी कि 3y बराबर 3, तो 3 एकम 3, तो बेटा y का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से। वहाँ समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं, a और b दोनों शून्य नहीं है, तो दो चरों x और y में क्या कहलाएगा? तो इसे कहेंगे बेटा रेखिक समीकरण। क्या कहेंगे? रेखिक समीकरण। इसे कहेंगे बेटा रेखिक समीकरण, यहाँ आ जाएगा। अगला कि समीकरण 2x प्लस वाई बराबर के में यदि x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, तो बेटा यहाँ पे x का मान कितना रख देंगे 2, y का मान 1 रख देंगे, तो बेटा k का मान क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, तो सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा 5। कितना हो जाएगा 5। चलिए अगला देखते हैं फटाफट से, सत्यासत्य, है ना। अब इसमें हम सत्यासत्य की बात कर लेते हैं फटाफट से कि दो चरों में रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। बिल्कुल जी हाँ, सत्य है एकदम, दो चर वाले रेखिक समीकरण के तो अनेक हल होते हैं जी। अगला प्रश्न है कि रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। जी हाँ, बिल्कुल एकदम क्या है भाई साहब, सत्य है। अगला प्रश्न पूछा है हमसे कि दो चरों में रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। अभी हमने आपको ऊपर बताया था क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होता है बेटा 0। ये दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप होता है। अगला पूछा कि रेखिक समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस 3 यदि x बराबर -2 है, y बराबर 5 है, तो m का मान क्या होगा? बेटा मान रख लेंगे, y का मान कितना है 5 है, m तो अपना ऐसे ही रहेगा जी, m का पूछा है ना बेटा, और x का मान क्या है -2 है, और क्या दिया है अपने को y का मान तो अपन ने ऑलरेडी लिख ही दिया हुआ है, प्लस में 3 चल रहा है, 3 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, इससे घटा लो, कितना बचेगा बेटा 2। अब क्या चल रहा है बराबर में m गुणा -2, -2 गुणे में बटे में ले जाओ तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि -1, तो m का मान क्या मिल जाएगा बेटा 1 मिल जाएगा, काय का माइनस का। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से है ना। अगला है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण में विविक्तिकर का मान क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। अगर पूछ ले कि विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है तो बेटा डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, पल्ले पड़ गया? तो यहाँ पे विविक्तिकर का मान क्या हो जाएगा 0। एक बात और बता देते हैं आपको कि अगर पूछे द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। अगला है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसी है। अब हमसे पूछा कि मूलों की प्रकृति कैसी है, तो भैया देख लीजिएगा मूलों की प्रकृति कैसे पता करेंगे। विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है अपना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बी का मान 1 का वर्ग 1 हो जाएगा -4a, ए का मान कितना है 1 और सी का मान है बेटा -1। तो देखो 1 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो वैल्यू आ गई बेटा धनात्मक। जब धनात्मक आ गए तो मूल क्या होंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न हो जाएंगे। ऋणात्मक आती तो कोई मूल वास्तविक नहीं और 0 आती तो मूल वास्तविक और समान हो जाते। अगला किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है बेटा, तो 2 होती है। कितनी होती है 2 होती है। आगे बात समझ में, रेखिक पूछता तो 1 हो जाती, त्रिघात पूछता 3 हो जाती है ना, चार घात वाला 4 हो जाती, पर उन्होंने द्विघात पूछा तो क्या आ जाएगी 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो बेटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विविक्तिकर क्या होगा, तो बेटा विविक्तिकर का सूत्र होता है अपना डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखिएगा। अगला दिया है बेटा निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। अब पूछा है बेटा किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, तो सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ये सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से।
तो अगले प्रश्न में कहा द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूल क्या पूछा है अपने से के मूल होंगे। अब इसके मूल क्या होंगे बेटा, तो याद रखिएगा ये बीच वाली टर्म में क्या है माइनस और ये क्या है प्लस है। तो मतलब कहने का जो सवाल का करेक्ट आंसर होगा वो दोनों प्लस होंगे। तो सवाल का सही आंसर हो जाएगा बेटा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि एक समीकरण पी ऑफ एक्स बराबर 0 है बेटा। पी ऑफ एक्स बराबर क्या है 0, तो पी ऑफ एक्स घात 2 का बहुपद क्या कहलाएगा हो, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेटा द्विघात समीकरण। क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। क्या कहलाएगा बेटा, द्विघात समीकरण। अगला बोला किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होंगे बेटा, 2 होंगे। अगला समीकरण x माइनस 3 है ना, x प्लस 4 बराबर 0 के मूल क्या होंगे बेटा, तो एक बार इसके बराबर 0 रख लेंगे, x माइनस 3 बराबर 0 रख लेंगे, और एक बार बेटा क्या रख लेंगे x प्लस 4 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x बराबर अपने को 3 मिलेगा और x बराबर मिलेगा -4। तो मतलब सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3, -4। चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के विविक्त का मान क्या होगा बेटा, विविक्त का मान 0 होगा, मूल वास्तविक और समान है। अब आते हैं अगले पे, द्विघात समीकरण है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्तकर का सूत्र क्या है बेटा, तो विविक्तकर का सूत्र है b² माइनस 4ac। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, सत्यासत्य की बात कर लेते हैं बेटा फटाफट, है ना। एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं बेटा, तो बिल्कुल क्या है ये असत्य है। ठीक है, एक से अधिक मूल हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, एक से अधिक मतलब और ज़्यादा भी बोल रहा है वो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा असत्य है। अगला समीकरण x ब्रैकेट x माइनस 1 बराबर 0 के मूल 0 और -1 होंगे क्या, ये भी असत्य है, क्योंकि इसका मूल वो क्या होगा, एक तो 0 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा प्लस का 1। अगला समीकरण x² माइनस 4x प्लस 1 के मूल समान होंगे क्या, बिल्कुल बेटा सही है, क्योंकि विविक्तकर का मान 0 हो जाएगा। अगला ax प्लस b बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, बिल्कुल नहीं है बेटा, रैखिक समीकरण है, गलत है ना असत्य हो जाएगा। अगला देखते हैं बेटा फटाफट से, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान दीजिएगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b² माइनस 4ac क्या कहलाता है, तो बेटा विविक्तिकर कहलाता है। क्या कहलाता है, लिख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है विविक्तिकर कहलाता है ना, समय खराब नहीं करेंगे अपन, ये विविक्तिकर कहलाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, विविक्तिकर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के विविक्तकर का मान क्या होगा बेटा, 0 होगा। अगला यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान ऋणात्मक हो तो समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी बेटा, तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा बेटा, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। अगला है यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान धनात्मक हो तो समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो बेटा मूल कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे बेटा। मूल कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न। मूल होंगे बेटा वास्तविक और भिन्न भिन्न, ये वास्तविक और क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा अगला चैप्टर क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये देखिएगा अगला चैप्टर है अपना कि AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखे। तो बेटा प्रथम पद तो क्या दे रखा अपना 3/2, सारवंतर मतलब ये दूसरे वाले में से पहले वाले घटा दो बेटा, तो 1/2 माइनस क्या है 3/2, तो बेटा 2 एलसीएम ले लो, तो 1 - 3/2 हो जाएगा, तो -2/2 यानी कि 2 एकम 2 यानी कि -1, मतलब सवाल का आंसर आ गया 3/2, -1, मतलब पहले ही सवाल पहले आंसर क्या हो जाएगा सही, पहले ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से, है ना। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, AP 10, 7, 4 का 30वां पद पूछ लिया। कौन सा पद पूछ लिया बेटा, 30वां पद। तो 30वें पद का मतलब क्या है बेटा, A 30 बराबर क्या होता है, A प्लस 29D, यही होता है ना बेटा। तो A का मान क्या है 10 प्लस 29 और D का मान क्या है 7 से 10 घटाओगे -3 मिलेगा, -3 गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 10 माइनस का गुणा प्लस में -29 87 घटा दो बेटा क्या मिलेगा -77। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा -77। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से, -3, -1/2, 2 का 11वां पद क्या होगा, तो बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा 22, है ना। 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 होगा, तो 3 के पहाड़े में 27 कितनी बार में आता है, तो बेटा 9 बार में आता है, 3 नमा की
27। अगले प्रश्न में पूछा है अपने से कि -5 -5/2 0 5/2 का 11वां पद क्या होगा बेटा, तो 20 हो जाएगा, विल बी द करेक्ट आंसर। जैसे मैंने ये बताया पहला वाला, ऐसे इसको आप निकाल लेना, ठीक है। जैसे अपन ने ये वाला करा, ये वाला करा, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से बिना विलंब किए। समांतर श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 का सार्वंतर क्या होगा बेटा, इससे इसको घटा दो तो 1/2 -3/2, तो बेटा 2 एलसीएम अभी देखा अपन ने, है ना। तो 1 -3/2 यानी कि -2/2 यानी कि बेटा 2 एकम 2 यानी कि -1, तो सार्वंतर क्या आ जाएगा, -1। चलिए अगला देखते हैं फटाफट से। अगले में क्या बोला, यदि किसी समांतर श्रेणी का n पद 3 + 2n है तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा बेटा, प्रथम पद का पूछा। प्रथम पद का मतलब क्या पूछ लिया बेटा, a1 बराबर, है ना, क्या दिया है 3 + 2n, तो मतलब n का मान क्या पुट कर देंगे बेटा 1, तो 3 + 2 × 1 कर देंगे, तो 2 एकम 2 यानी कि 3 + 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बेटा 5, सवाल का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा बेटा फटाफट से। -2 -2 एक समांतर श्रेणी है क्या, तो बेटा बिल्कुल भी ये समांतर श्रेणी नहीं है ना। सत्यासत्य की बात कर रहे हैं तो समांतर श्रेणी नहीं है। अगला पूछा है बेटा अपने से कि a, b, c एक AP में, तो b बराबर a + c/2 सही होगा क्या, तो बेटा c, ये जो b है, ये b क्या है बेटा, मध्य पद है। b क्या है आपका, मध्य पद है। तो कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो a + c/2 बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, है ना। अगला दिया है श्रेणी 8 6 4 का छठवां पद -2 होगा क्या, बिल्कुल बेटा सत्य बात है, एकदम सही है। अगला एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। 2 7 12 का 10वें पद का मान लिखिए बेटा, तो 10वां पद निकालेंगे तो कैसे 8 n बराबर निकाल लेंगे ऐसे, तो 47 आ जाएगा बेटा, निकाल लेना आराम से ना। अगला 4 6 8 का 40 में 4 6 8 डैश 40 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो बेटा पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 19, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से। तो ये आ गए हम अगले प्रश्न पे तो ध्यान दीजिएगा सभी, है ना। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस कथन को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं, तो बेटा आप सब जानते हैं, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, या हम लिख सकते हैं बेटा थेल्स प्रमेय। कौन से प्रमेय लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय। इसका कथन बिल्कुल याद कर लेना, ही क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है यार, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से कि बेटा अपने को त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 दिया, AC बराबर 12 दिया और BC बराबर 6 दिया, तो कोण B का मान ज्ञात करो बेटा। तो कोण B पूछा, मान लो अपने पास ये त्रिभुज हो गया, ये क्या होगा बेटा, त्रिभुज हो गया। सबसे बड़ी भुजा क्या है बेटा 12, तो हमने कहा ये 12 हो गई, ये कितनी हो गई बेटा 12, और ये हो गई 6√3, और ये कितनी हो गई बेटा, ये हो गई अपने पास 6 हो गए ना अब पाइथागोरस प्रमेय पता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो 12 का वर्ग करोगे बेटा क्या मिलेगा 144, इधर आओगे 6 का वर्ग करोगे 36, √3 का वर्ग 3 बाहर प्लस 6 का वर्ग 36, तो आप देख पा रहे हो 36 या कितना होता है बेटा 108 प्लस 36 144, मतलब 144 बराबर 144 आ गया बेटा। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब कोण कितने डिग्री का बनेगा बेटा 90 डिग्री का, क्योंकि ये बन गया बेटा समकोण। आगे बात समझ में। अगला दिया है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है AB के, CD बराबर 3 है, EC बराबर 4 है, BE बराबर 6 है, तो DA का मान क्या है, तो बेटा ये हो गया आपका त्रिभुज ABC, है ना बेटा। इसका नाम दे दिया अपन ने A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C, ये हो गई समांतर रेखा, ये हो गया आपका D और ये हो गया आपका E। अब सबका मान दे रखा तो भैया अपन लिख देंगे CD का मान कितना है 3 बटे में आ जाइएगा, है ना। समान अनुपाती होती है समांतर रेखा, त्रिभुज को समान अनुपात बांटती है ना बेटा। और DA का मान अपने को बताना है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे तो इस CD का मान कितना है, CD का मान तो लिख ही दिया अपन ने। अब CE का मान कितना है बेटा, तो CE का मान है 4 और इसका कितना है 6, क्रॉस गुणा करो, इसका गुणा इधर इसका इधर, तो 4 6 कितना हो जाएगा बेटा 18 बराबर 4 आ जाएगा बटे में, या बटे में ले आओ, बराबर क्या हो जाएगा DA। 4 से काट दो इसको, 2 से 2 चुकी 8, है ना, 2 दूनी 4, 2 9 की 18, यानी कि 9/2, 2 का भाग लगाओ, 2 चुके 8, 2 पंजे 10, यानी कि 4.5, 4.5 सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे फटाफट से। चौथा प्रश्न है अपने पास में, तो चौथे प्रश्न में क्या कहा गया बेटा, ध्यान सुनिएगा। यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के एक के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण कितना होगा बेटा 90 डिग्री समकोण होगा। सब भारत का बच्चा जानता है इस बात को। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं फटाफट से, है ना। अगला प्रश्न है अपना
तो देखिएगा पांचवा प्रश्न है हमारा, ध्यान दीजिएगा। किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC, AD बराबर 1 से है, DB बराबर x माइनस 2 है, AE बराबर x प्लस 2 है तथा EC बराबर x माइनस 2 है। तो x का मान क्या होगा बेटा? अब अपने से x का मान पूछा तो x का मान क्या हो जाएगा बेटा? 4। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सभी वृत्त होते हैं बेटा क्या? समरूप। सभी वर्ग होते हैं क्या बेटा? समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं कौन सा बेटा? समबाहु। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है बेटा? 60 डिग्री का। अगर पूछे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा फटाफट से। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है बेटा? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। अगला है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो कि वहां तीसरी भुजा के क्या होती है बेटा? तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समांतर होती है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला? सत्यासत्य बताइएगा। दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समान अनुपाती होती है और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बताइए सत्य असत्य? तो बिल्कुल बेटा एकदम सही आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल एकदम राइट सत्य। अगला, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं क्या? बताइए। तो बिल्कुल बेटा एकदम सही आंसर हो जाएगा सत्य। अगला है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के अंतर के बराबर होता है। बिल्कुल बेटा गलत है, क्योंकि योग के बराबर होता है, अंतर के बराबर नहीं होता। पाइथागोरस थ्योरम पता है आप सभी को, है ना? क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या होती है बेटा? आधार का वर्ग। सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, है ना? अगला चौथा प्रश्न बेटा अपना, फटाफट ध्यान दीजिएगा। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। बिल्कुल बेटा एकदम राइट आंसर सत्य है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए अब, है ना? क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? बिल्कुल नहीं होते बेटा, है ना? क्योंकि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु समरूप नहीं होते हैं। अगला, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हाँ, सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। अगर पूछे कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है बेटा, तो भुजा का स्क्वायर है। काय का स्क्वायर है? भुजा का स्क्वायर। चलिए फटाफट से अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। बताइएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है बेटा? तो 0,0 होते हैं, याद रखिएगा। अगला, एक अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बेटा? तो एक बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे बेटा, देखो 4 इकाई की दूरी पर है मतलब 4,0 हो जाएगा। अगला पूछा बेटा कि बिंदु x1, y1 और b ऑफ x2, y2 के बीच की दूरी क्या होगी बेटा? तो इसका दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2 विल बी द करेक्ट आंसर बेटा। पहले ही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? एकदम सही आंसर। अगला, 8,6 और 0,0 के बीच की दूरी क्या होगी बेटा? 10। क्योंकि ट्रिपलेट क्या होती है बेटा? याद रखना, 3 4 आए तो मूल बिंदु से दूरी 5 होगी। 8 से पूछे तो बेटा कितनी होगी? 10 होगी। अगर पूछे अपने से कि 12 5 कितनी होगी बेटा? तो 12 5 की मूल बिंदु से दूरी 13 होगी बेटा, है ना? अगर पूछे कि 15 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी बेटा? तो 17 होगी। अगर पूछे 24 7 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी बेटा? तो 25 होगी। अगर पूछे 20 21 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो बेटा 29 होगी। अगर पूछे 36 15 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी बेटा? तो 39 होगी। ये ट्रिपलेट होती है बेटा, आपको 10वीं क्लास में बहुत काम आएंगे, ठीक है? आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा बेटा। चलिए पूरा बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से देख लीजिएगा। जहां कोई डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बेटा अगला है, बिंदुओं x1, y1 और b ऑफ x2, y2 को मिलाने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बेटा मान लो ये रेखा है ना? इसका नाम a है और इसका नाम दे दिया अपन ने b। मध्य बिंदु पूछा मतलब बेटा दोनों को जोड़ के 2 का भाग, मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। अगला प्रश्न है बेटा कि बिंदुओं a ऑफ 1,2 और b ऑफ 3,4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु निर्देशांक। तो बेटा इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो 1 प्लस 3 बटे में 2 हो जाएगा बेटा, और क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 बटे में क्या हो जाएगा? 2। तो 3 और 1 4 बटे 2 हो जाएगा, 2 दूनी की 4, है ना? 4 2 6, 2 3 6, यानी कि 2,3 हो जाएगा। विल बी द करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसका? एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न अपने से पूछा है, ध्यान दीजिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक वृत्त के व्यास के सिरे अपने को क्या दे रखा है ना? -3,4 और 3,
-4 अपने को दिया है। तो बताइए उसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? तो भैया 3 में से 3 गए 0, 4 में से 4 गए 0, मतलब हो जाएगा बेटा 0,0। अगला पूछा बिंदु 4,5 है ना किस चतुर्थांश में स्थित है बेटा? तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, में दोनों क्या होते हैं? प्लस होते हैं। जैसे आपके पास ये चतुर्थांश होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, सभी को पता होना चाहिए। तो देखो बेटा, ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, और ये तृतीय चतुर्थांश होता है बेटा, और ये होता है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसमें पता कैसे करेंगे? ये आपका एक्स अक्ष होता है बेटा, है ना, और ये हमेशा क्या होता है बेटा? धनात्मक होता है। और ये होता है आपका वाई अक्ष, ये भी क्या होता है बेटा? धनात्मक। ये होता है आपका वाई डैश और ये होता है आपका एक्स डैश। तो इसमें दोनों क्या होंगे बेटा? पॉजिटिव होंगे। अब इसमें क्या होता है? पहला माइनस होता है और दूसरा प्लस होता है। इसमें दोनों माइनस होते हैं, इसमें पहला प्लस होता है और दूसरा क्या होता है बेटा? माइनस। ये चतुर्थांश वाली बात हो गई। तो हमसे पूछा कि 4,5 दोनों प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सत्यासत्य पे आ जाते हैं फटाफट से। तो देखिएगा बेटा, किसी बिंदु का भुज 0 और कोटि 3 हो तो वहाँ एक्स अक्ष पे स्थित होगा क्या? बिल्कुल आ सकते हैं बेटा, वाई अक्ष पे स्थित होगा, है ना। अगला, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक्स अक्ष पे बिंदु स्थित है तो उसको क्या बोलेंगे हम? वाई निर्देशांक या कोटि, है ना। अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पे स्थित है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं, है ना। चलिए अगला है बेटा, वाई अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 10,0 होंगे क्या बेटा? तो ये भी क्या है? असत्य है, नहीं होंगे। अगला पूछा बिंदु P ऑफ x, y के मूल बिंदु से दूरी √x² प्लस y² होगी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बेटा, एकदम सही है, यही होगी दूरी, है ना। अगला, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, y के रूप के होते हैं क्या? बिल्कुल बेटा, एकदम सही बात है, सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। अगर क्लास में मजा आ रहा हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेटा, है ना, ताकि आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं आपको करवाने वाला हूँ, सवाल करवाने वाला हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, है ना। तो देखिएगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर बताइएगा। तो क्या है? बिंदु 3,4 के मूल बिंदु से दूरी बताओ। अब भी मैंने ट्रिपलेट बताई बेटा, 3 4 क्या हो जाएगा बेटा? 5। अगला, बिंदु -1,2 और बी ऑफ 3,4 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु निर्देशांक बताइए बेटा। तो 3 से 1 घटाओगे क्या बचेगा? 2। 2 एकम 2 यानी कि पहला क्या जाएगा आपका? 1, और दूसरा 4 से 2 घटाओगे 2। 2 एकम 2 यानी कि -1, 1,-1। अगला पूछा आपसे बिंदुओं -3,4 और 2,3 के बीच की दूरी क्या होगी बेटा? तो इसकी दूरी होगी बेटा √26, है ना। दूरी वाले सूत्र से निकाल लेना। आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट से, है ना, बिना समय गवाए। आज की क्लास में पूरे चैप्टर खत्म बेटा, आपके पूरे नंबर पक्के अगर आपने ध्यान से क्लास देख ली तो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। साइन थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अपने को? साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा बेटा? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का याद रखना, है ना। सेक थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है बेटा? 1 होता है। कितना होता है बेटा? 1 होता है। अगला पूछा टेन 30 का मान कितना हो जाएगा बेटा? 1/√3। कोट थीटा, अब कोट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो कोट थीटा जो दिया है बेटा इसको लिख सकते हैं अपन रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट से, है ना। ट्रिग्नोमेट्री की सारी चीज़ आपको याद होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे बेटा, कोसेक थीटा। अब बात करेंगे कोसेक 60। तो बेटा कोसेक 60 का मान क्या होता है बेटा? 2/√3। कितना होता है? 2/√3। टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? कोट थीटा। क्या हो जाएगा? कोट थीटा। अब देख पा रहे हो साइन 48 सेक 42 प्लस कोस 48 और कोसेक 42, ये इस बार हटा दिया गया, पर भी मैं आपको बता देता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2। ये जो एक्सरसाइज इस बार रिमूव है। अगला बताइए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? 1 होता है। ये तो आ गया, ये मान लो एग्जाम में, छाप लो आप अभी भले। टेन 90 का मान क्या होता है बेटा? इनफाइनाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, है ना। अगले में क्या पूछा कि सेक स्क्वायर 3 थीटा माइनस टेन स्क्वायर 3 थीटा। आप कंफ्यूज मत होना बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर 1, है ना। यहाँ पे थीटा सेम है, आप देखो 3 थीटा, है ना। अगला क्या पूछा? 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा की वैल्यू 1 होती है, 2 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 मिलेगा बेटा, है ना। अगला 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका संबंध किससे होता है? सेक स्क्वायर थीटा से बेटा। अगला कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कितना हो जाएगा बेटा? कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? सेक थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो अगले में क्या दिया है ध्यान दीजिएगा। अगले में दिया है बेटा
वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, है ना, ये भी आएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है बेटा, है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तो ये होता है बेटा अपना 1 कोस थीटा, क्या होता है 1 कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 1। टेन 60 का मान क्या हो जाएगा, टेन 60 का मान है बेटा √3। अगला सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है आपका कोसेक थीटा। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से, ये बढ़ गए हम फटाफट आगे। ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कोट थीटा। √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा आपका साइन थीटा। आगे बढ़ेंगे हम फटाफट से, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन 45 का मान क्या होता है बेटा 1/√2। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, तो ये बढ़ गए जी अपन आगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, है ना। साइन 60 का मान होता है बेटा √3/2। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा। आगे 1 सेक थीटा क्या होता है बेटा कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है बेटा कोट स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, है ना। एग्जाम में जाने से पहले पूरी क्लास देख के जाओ यार, अगर नंबर नहीं आए तो फिर कहना। चलिए आगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब बेटा मान लो ये वृत्त होगा, ये क्या होगा वृत्त, ये वृत्त का केंद्र, ये वृत्त का केंद्र, ये बाहरी बिंदु होगा कौन सा क्यों, ये हो गए ओ, ये कितना सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर, है ना। और ये हो गई बेटा स्पर्श रेखा, और ये हो गई त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है बेटा 5। अब स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी, तो आपको पता है ये समकोण है, अर्धवृत्त पे बनने वाला कोण हमेशा समकोण होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर, ये कर्ण हो गया है ना, तो कर्ण का वर्ग 12 का वर्ग कितना होगा 144 बराबर लंब का वर्ग, तो लंब तो दे नहीं रखा है अपने को, है ना। तो ये लंब अपना ऐसे लिख दिया अपन ने, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 25 को लाओ इधर, तो 144 माइनस 25 कर दो, कितना बच्चा 119, वर्ग हटाओ क्या लग जाएगा रूट। तो सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा √119 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा अगला देखते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए बेटा। ये वृत्त, ये केंद्र, ये बाहरी बिंदु, ये 25 सेंटीमीटर है बेटा, है ना। और ये स्पर्श रेखा की लंबाई है बेटा 24 सेंटीमीटर, है ना। और ये कितनी है, ये त्रिज्या ही तो ज्ञात करनी है यार अपने को। तो आपको पता है 24 7 25 होता है, ट्रिपलेट अभी बता के आया मैं थोड़ी देर पहले। तो क्या आ जाएगा सवाल का आंसर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल POB का मान क्या होगा। तो बेटा ये आपका एक वृत्त होगा, ये क्या होगा, ये वृत्त। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, आपको फीलिंग आएगी, अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या हो गया बेटा आपका वृत्त हो गया, है ना। ये केंद्र हो गया, ये क्या हो गया केंद्र, और ये हो गया बेटा बाहरी बिंदु, ये हो गई इसकी स्पर्श रेखा बेटा, ये क्या हो गई स्पर्श रेखा, है ना। ये A हो गई बेटा, और ये P है, और ये क्या है B है ना। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, तो पूरा कंप्लीट एंगल कितने का है 80 का। तो आप बताओ ये समकोण बनेगा अर्धवृत्त पे बनने वाला कोण, और छोटको एंगल क्या होगा 40। तो अब आपसे पूछा ये वाला कोण, तो आप देखो ये ट्राइंगल ले लो, घूर के देखो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जिसको मैं लाइन लाइन कर रहा हूँ हार्ड, POA, ट्राइंगल POA। आप जानते हो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का 180 डिग्री होता है। ये 40, ये 90, कितना होगा बेटा 130। तो बचा कितना ये 50। तो ये कोण कितने डिग्री का होगा बेटा 50 डिग्री का, मतलब 50 इस सवाल का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट। यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ बराबर 110 डिग्री, तो एंगल PTQ बराबर कितना होगा, एंगल PTQ। तो बेटा अपन ने सबसे पहले बना लिया वृत्त, क्या बना लिया अपन ने वृत्त। मान लो ये वृत्त का केंद्र हो गया, है ना, और ये हो गई इसकी त्रिज्या है, क्या हो गई ये त्रिज्या। ये कोण कितने डिग्री का है 110 डिग्री का, और ये हो गई बेटा स्पर्श रेखा, है ना। तो आपको पता है ये 90 का होगा, और ये भी कितना का होगा 90 का। ये कोण पूछा, आप देखो ये चतुर्थांश से बन गया, और चतुर्थांश के चारों आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 90 90 180, 180 प्लस 110, तो 180 प्लस 110 करोगे 290, है ना। तो 360 से 290 को आप माइनस कर दो बेटा, कितना बच जाएगा आपके पास 70 डिग्री। 70 डिग्री सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते फटाफट से। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसकी पूर्ति करनी है अपने को, रिक्त स्थान फटाफट से देखने हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, रिक्त स्थान में क्या पूछा है, है ना,
किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है बेटा, केवल एक बिंदु पर। मान लो आपका ये वृत्त हो गया, ये स्पर्श रेखा खींची, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अगला, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं बेटा, तो इसको कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। अब बेटा ये वृत्त हो गया, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहेंगे, छेदक रेखा। चलिए अगला देखिएगा फटाफट से, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो बेटा उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहेंगे बेटा उसको, फटाफट से। चलिए अगला देखिएगा, है ना, आगे बोला है स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या उस स्पर्श रेखा पर क्या होती है बेटा, तो उस पर होती है लंब। क्या होती है, वो लंब होती है। अगला सत्यासत्य की बात कर लेते हैं फटाफट से। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। जी हाँ, सत्य। अगला, वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर, सत्य। अगला, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं बेटा, छेदक रेखा। अभी देख क्या है, क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। अगला, वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं बेटा, तो उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या, हमारा ध्यान दीजिएगा भाई साहब, है ना। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। परिमाप मतलब क्या होता है बेटा, परिधि। परिमाप मतलब क्या होता है बेटा, परिधि। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है अपने पास, 2πr होता है। और जबकि क्षेत्रफल दे रखा बेटा, क्षेत्रफल क्या दे रखा अपने को, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बेटा पाई का मान क्या होता है, 22/7, है ना। तो अब क्या करेंगे, ये 22 बटे में चल जाएगा इसके गुणे में, और 7 बटे में है, तो सॉरी जो 7 है ना भाई साहब, ये बटे में कहा जाएगा, गुणे में, और 22 आ जाएगा बटे में। तो 22 7 154, 7 7 49, यानी कितना जाएगा, 49। अब 49 में अपन देखेंगे काय का वर्ग होता है, 7 का। मतलब बेटा त्रिज्या आ गई 7, 2πr में मान रख दो त्रिज्या का, 2 ऐसा कैसे ही, पाई का मान 22/7 रहेगा बेटा, और आर का मान 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 दूनी 44। सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 44। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक वृत्त का परिमाप और उसके क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि क्या होती है, 2πr, और क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, πr²। आप देख पा रहे हो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गई, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा त्रिज्या कितने मात्रक आ गई, 2 मात्रक। तो सवाल का सही आंसर हो जाएगा बेटा 2। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, p डिग्री। आप देख पा रहे हो, p/180 है ना, 2πr। ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि θ/360 × πr² होता है, ये भी नहीं होगा। ये चाप की लंबाई का सूत्र, ये भी नहीं होगा। तो सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, p/720 × 2πr²। क्लियर है, स्क्वायर है, इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, जूम करके मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि सूत्र क्या होता है बेटा, θ/360 × πr² बेटा। तो 2 से आप काटोगे 360 मिल जाएगा, तो p/360 × πr², सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बेटा अपन, है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। अब रिक्त स्थान की पूर्ति पे हम लोग आ गए हैं तो क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, है ना। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 4π है तो वर्ग सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब ये दे रखा बेटा 4π, तो पाई से पाई पहली फुर्सत में अपन ने काट दी, है ना। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा, है ना। पाई से पाई क्या हो गई बेटा, कैंसिल आउट। तो ये कट गई, तो क्या वर्ग हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट। अब ये काय का वर्ग होता है, 4/2 का वर्ग होता है। काय का वर्ग होता है, 2 का। तो 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, वृत्त की परिधि 2πr होती है। सत्य सत्य बताइए, वृत्त की परिधि 2πr होती है, बिल्कुल एकदम सही है बेटा। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, बिल्कुल एकदम सही है बेटा। अगला, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 × πr² होता है, बिल्कुल एकदम राइट आंसर है बेटा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा बेटा। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेटा, πr² होता है। क्या होता है बेटा, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा πr²। अगला, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो θ/360। क्या होता है, θ/360 × πr² होता है। अगला देखिएगा, सत्य सत्य, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है बेटा। शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है, बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़ेंगे बेटा फटाफट से, ध्यान दीजिएगा। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा, वो होता है ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL होता है बेटा।
Lb प्लस BH प्लस HL होता है। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है बेटा? LBH होता है। क्या होता है? LBH। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 4πr² होता है। गोले का आयतन क्या होता है? तो बेटा 4/3 πr³ होता है। अगला अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? तो 2πr² होता है। क्या होता है? 2πr² बेटा, 2πr²। अगला अर्धगोले का आयतन क्या, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr² होता है बेटा। आगे बढ़ेंगे, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? तो 2/3 πr³ होता है बेटा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते चलेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। अगले में क्या पूछा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 2πrh। क्या होता है? 2πrh। अगला पूछा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ लिया बेटा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr और ब्रैकेट में होता है बेटा r+h, है ना। अगला पूछा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेटा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अपने पास में πrl। क्या होता है? πrl। एक भूल गए अपन इसमें, बेलन का आयतन क्या होता है बेटा? πr²h। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा πrl। क्या होता है? πrl, है ना। अगला शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? πr²। πrl प्लस πr², शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला पूछा शंकु का आयतन क्या होगा बेटा? 1/3 πr²h। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से, है ना। बताइए बेटा माध्य माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है? तो 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस क्या होता है बेटा? 2 माध्य। अगला 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा बेटा? 3 होगा। अगला 2 4 8 7 5 4 9, है ना बेटा, 6 7 1 7 का बहुलक क्या होगा बेटा? 7 होगा। बहुलक मतलब जो बहुत बार आया है, मुड़ मुड़ के आया है, तो बहुलक कितना होगा बेटा? 7। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से। क्या बोला है अपने से? ध्यान दीजिएगा। अपने से बोला किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता यदि p है तो उसके घटित ना होने की प्रायिकता क्या होगी बेटा? 1 - p, मतलब एक में से घटाना है। अगला निम्न में से कौन सा मान किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो प्रायिकता जो है बेटा हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। 0 से बड़ी होती है और 1 से क्या होती है बेटा? छोटी होती है। तो बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर अपना 17/16, क्योंकि 16 एकम 16 और आगे भी बढ़ जाएगी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट से। आगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो इसमें जो बेटा प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो -1.5 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा बेटा। अगला किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है बेटा? हमेशा 0 होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी बेटा? 1 होगी। प्रायिकता का मान सदैव किसके बीच में होता है बेटा? 0 और 1 के बीच होता है बेटा। 0 से बड़ी होती है प्रायिकता और 1 से हमेशा क्या होती है बेटा? छोटी होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से। सत्य असत्य की बात कर लेते हैं बेटा कि किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। बिल्कुल एकदम सही आंसर है बेटा। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है, ये एकदम असत्य है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर, ऋणात्मक नहीं होगी। अगला किसी घटना, एक वाक्य में उत्तर बताना है, किसी घटना की प्रायिकता उस घटना के न ही होने की प्रायिकता का योग कितना होता है बेटा? तो योग पूछ ले प्रायिकता में तो आंसर आंख मीच के 1 लिख देना। अगला प्रश्न है अपना, किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी? हमेशा 0 होगी बेटा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी बेटा? तो हमेशा 1 होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थे हमारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप। इससे आपके 30 में 30 नंबर पक्के, आप आंख मीच के बिल्कुल, है ना, एक बार पूरी क्लास को आपने देखा तो मतलब कहने का आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसमें से पूरा ऑब्जेक्टिव बनने हैं, बिल्कुल एक एक चीजें इसी में से आनी है। पूरी क्लास को एक बार पूरा रिवाइज करके देख लीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, ताकि आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो है क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा, वो आपको सबसे पहले मिल सके। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।